धोती बस्ती नोली आपका हो गया है। अब तीन कौन सी बची हैं, याद हैं? नेति और त्राटक। नेति, त्राटक और कपालभाति। कपालभाति। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो नेति नेति का जो श्लोक है बेसिकली सूत्र नेति के आधार पर यहाँ पे दिया जाता है योग प्रदीपिका में, कि जो नेति है उसके संबंधित श्लोक जो है, सूत्रम वितस्ति सुस्निग्धम नासा नाले प्रवेशियेत मुखाग्निर्ग में येच्यश नेति सिद्धर निर्गत्यते। अर्थात स्वामी स्वात्मा राम जी यहाँ वर्णन कर रहे हैं सूत्र नेति का। सूत्र नेति का ही वर्णन है, और उन्होंने कहा है कि लगभग 9 इंच लंबी और चिकनी सूत्र को जो एक विशेष रूप से तैयार की गई हो को किसी एक नासिका में डालें और धीरे धीरे उसे मुख से बाहर निकालें। इस क्रिया को पुनः दूसरी नाक से भी करें। योगी जन इसे नेति कहते हैं। तो यह सूत्र नेति का उल्लेख आता है। ठीक है, तो बेसिकली आपने रबड़ नेति की, तो रबड़ नेति तो ये बाद की बात आई है। मतलब अभी जो लोग सोचिए कि वो मतलब इतना सहज नहीं हो पाता है सब किसी का सूत्र नेति का, और उसकी उपलब्धता भी हर जगह नहीं हो पाती है। लेकिन रबड़ नेति आपको, अब तो खैर ऑनलाइन आ गई चीज़ें तो अब तो मिल जाती हैं, लेकिन जो असली फ़ायदा होता है ना रियल में, वो सूत्र नेति का ही होता है। रबड़ नेति का कुछ फ़ायदा नहीं होता। बस ये है कि आपके एक तो हिम्मत खुल जाती है उससे, और आपको पता चल जाता है कि भैया नाक में डालेंगे तो मुंह में निकल ही आता है। ठीक है, ऐसा नहीं लगता कि दिमाग में चला जाएगा। नहीं तो दिमाग रहता है कि कहीं दिमाग में न चढ़ जाए ऊपर। कई बार सूत्र ऐसा चला जाता है, मुड़ जाता है अंदर, तो इकट्ठा हो जाता है। तो कई बच्चों को लगता है कि यार ऊपर तो नहीं जा रहा, पता चला दिमाग निकाल के ले आए ऊपर से खींच के। तो ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए रबड़ नेति से आपकी हिम्मत खुल जाती है कि हाँ मैं भी ये कर सकता हूँ या मैं भी ये कर सकती हूँ। तो उससे बड़ा आपको लाभ मिल जाता है, और थोड़ा प्रारंभिक अभ्यास के लिए इजी हो गया है ये करना। तो इसलिए सूत्र नेति का ये बताया गया है। तो सूत्र नेति सबसे अच्छी होती है, क्योंकि उसको बाद में जब आप, तो उसके रेशे जो हैं वो जो भी मल रहता है नाक का वो पूरा निकाल लेता है। शुरू में तो जो विशेष प्रकार से बनाई ही की बात की गई है इसमें, वो लगभग ये कह सकते हैं कि 1/3 हिस्सा उसका ऐसा रहता है जो मोम, जो वैक्स होती है। और वैक्स भी ये नहीं होती जो आप जिससे मोमबत्ती बनती है, वो बी वैक्स होता है, मधुमक्खी वाला वैक्स होता है, उससे उसका निर्माण होता है। ये पैराफिन वैक्स से उसका निर्माण नहीं होता। जो पेट्रोलियम वैक्स होती है वो मधुमक्खी वाले वैक्स से ही उसका निर्माण होता है, और उसी को आप, उसको कठोरता हो जाती है उसके अंदर, और फ्लेक्सिबिलिटी भी रहती है। हल्का सा आप मोड़ भी सकते हैं, मोड़ के नाक में डालेंगे तो नीचे ही आएगा, वो ऐसे करके डालते हैं उसको। ठीक है, तो मतलब मेरे हिसाब से तो मुझे ज़्यादा सुविधाजनक वही लगती है, सूत्र नेति ही। रबड़ नेति का तो यह है कि वो आगे जाके मुड़ती भी नहीं है, कई बार ऊपर टकराती है, टक्कर मारती है। ठीक है, तो फिर उसको ज़बरदस्ती धकेलना पड़ता है कई बार। लेकिन क्योंकि पतली होती है थोड़ी सूत्र नेति, थोड़ी मोटी होती है, उसकी डबल मान लो। जो आपकी रबड़ नेति है उसकी मोटाई डबल के आसपास होती है। तो वो, लेकिन क्लींजिंग उससे सबसे अच्छी होती है, इसलिए यहाँ सूत्र नेति का ही जिक्र किया गया है। कपाल शोधनी, उसका लाभ बताया गया। कपाल शोधनी चैव दिव्य दृष्टि प्रदायनी। कपाल शोधनी चैव दिव्य दृष्टि प्रदायनी जत्रुर्ध जात रोगाघम नेति राशु निहंती चय। नेति के लाभों का जब वर्णन कर रहे हैं श्री मतलब स्वामी स्वात्मा राम जी, तो नेति करने से कपाल का शोधन होता है, स्कल का, हमारे स्कल का शोधन होता है। आंखों की रोशनी तेज होती है सूत्र नेति करने से, और साधकों को दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। अर्थात मतलब उनकी दृष्टि तेज हो जाती है, वो बारीक से बारीक चीज़ों को भी पहचानने लगते हैं। और
जो कंधा है हमारा, शोल्डर से ऊपर के जितने भी रोग हैं सारे खत्म हो जाते हैं, सबका अंत हो जाता है। ठीक है ना। तो इस तरह से नेति के फायदे हैं। इसके साथ साथ किसी को जुकाम होता हो बार बार, किसी को नाक की एलर्जी होती हो, ठीक है, किसी को साइनोसाइटिका होती हो, साइनस की प्रॉब्लम होती हो, सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। यहां तक कि नाक की बड़ी हुई हड्डी भी सूत्र नेति से बिल्कुल ठीक हो जाती है, परमानेंट ठीक हो जाती है। साइनस का भी आप जाएंगे तो डॉक्टर क्या बताते हैं, ऑपरेशन करेंगे जी, ऑपरेशन कराने पड़ते हैं लोगों को। तो यदि कोई जल नेति का अभ्यास कर ले शुरू शुरू में, और ऐसी तरह से फिर रबड़ नेति का अभ्यास कर ले, फिर धीरे धीरे सूत्र नेति पर आ जाए और फिर परमानेंट सूत्र नेति को अपना ले, तो आप देखेंगे कि आपकी जितनी भी यहाँ की ऊपर की समस्याएं हैं वो होंगी ही नहीं आपको। ठीक है। तो जल नीति जैसा आपको बताई है, तो जल नीति आप कर रहे होंगे। रबड़ नीति का भी प्रयास कीजिए घर में जाके। सबने एक एक नाक से किया था ना, ठीक है, जान बच गई तुम्हारी दूसरी नाक की। आपने तो दो नाक से किया था ना नितिन जी। नितिन जी ने तो दोनों से कर लिया था, चलो एक सफल हुए थे, बाकी तो हिम्मत हार गए कि दूसरी से नहीं करेंगे। तो अब दूसरी से भी करिए। जिनका अब नितिन जी को टारगेट देंगे कि इधर नाक से डालेंगे दूसरी से निकालेंगे, दोनों नाक में ऐसे करेंगे। फिर बाद में रबड़ वो ऊपर से जगह होती है, वो इधर भी आ सकता है, पीछे मुंह में भी आ सकता है। हाँ, साइड से भी निकलती है, ऐसे दोनों खुला होता है ना, ऐसे यहाँ पे ऐसे। तो हमारे सूत्र घुसाने की वजह, सूत्र भी तो मुंह में से निकल के आ सकता है। सूत्र, हाँ सूत्र तो मुंह में से ही आता है। आप कह रहे हो ना, एक नासिका से जाए और दूसरी से आए। हाँ, वो ऐसे, वो उसका तरकीब होती है। उसका क्या है कि ना, आप मान लिया वो कर रहे हैं, एक नाक से निकाला, ठीक है, अब एक दूसरी भी आपने ली, दूसरी नाक से डाला, अब दोनों को नीचे बांध दिया, फिर उसको खींच लिया दोनों से, तो फिर ऐसे आ जाती है। हाँ, उसकी विधि है अलग, उसकी डिफरेंट विधि है, वो थोड़ी एडवांस विधि है, तो वो भी होता है दोनों तरह से। ठीक है। तो कितने फायदे हैं आप सोचिए। जुकाम नहीं होगा कभी, मतलब जुकाम में बहुत लाभ मिलेगा। एलर्जी जिसको रहती है, किसी को धूल की एलर्जी रहती है, किसी को स्मेल की एलर्जी रहती है, किसी को खुशबू नहीं आती, किसी को बदबू नहीं आती, किसी की बहुत सारी समस्याएं होती हैं, छोटी छोटी बड़ी समस्याएं इकट्ठी हो जाती हैं हमारे कंधे से ऊपर वाली, गले की। आप देखेंगे सूत्र नेति से भी, मतलब रबड़ नेति से भी कितना कफ साफ होता है, आपने अनुभव किया होगा। ठीक है। तो उससे ज़्यादा जल नेति के मुकाबले उससे ज़्यादा कफ साफ होता है। जल नेति से तो होता ही है, लेकिन उससे और ज़्यादा होता है। तो कफ क्लीन होता है आप, और सारे सेंसिटिविटी पॉइंट अच्छे जागृत हो जाते हैं, रोशनी बढ़ती है आँखों की, दिव्य दृष्टि बढ़ती है। ठीक है। वो कंधे के ऊपर के सारे रोग दूर होते हैं, मतलब ईएनटी की प्रॉब्लम सारी सोल्व होती है। और हड्डी, सब बहुत सारे लोगों को हड्डी बढ़ने की शिकायत होती है कि मेरी नाक की हड्डी बढ़ी हुई, ऑपरेशन बताते हैं डॉक्टर, साइनस का ऑपरेशन बताते हैं, 100% ठीक होता है करेंगे तो इसमें क्या सावधानी रखनी कि सूत्र नेति को नाक में धीरे धीरे डालेंगे, बड़े धैर्य के साथ, पैशेंस के साथ, बड़ा ही पैशेंस के साथ डालेंगे। थोड़ी थोड़ी एक एक सूत बढ़ाएंगे, नाप होती जाए, 1 मिलीमीटर बढ़ाएंगे, थोड़ा थोड़ा ऊपर बढ़ाएंगे। छींक आएगी, ठीक है, इरिटेशन होएगी, लेकिन वो 1-2 बार ही होगी, कुछ दूरी तक ही होती है वो, उसके पार फिर इरिटेशन नहीं होती। तो उसके बाद यदि अभ्यास हो जाएगा तो फिर वो होनी ही बंद हो जाएगी। और किसी को यदि ब्लड भी निकल जाता है नाक में, तो उससे घबराएं नहीं, वो ठीक हो जाता, मतलब वो इतनी बड़ी समस्या नहीं है, तो कोई नुकसान नहीं होगा उससे, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। तो सूत्र नेति को धीरे धीरे नासिका में डालना है, जल्दी बिल्कुल नहीं करनी है। और नाक के अंदर से भी खून निकल सकता है। जब खून निकल जाएगा और जल नेति मतलब सूत्र नेति हो जाएगी, तो फिर आप जब तक वेट करेंगे जब तक वो घाव ठीक नहीं हो जाता, फिर सूत्र नेति नहीं करेंगे उतने दिन तक, मतलब 3-4 दिन 5 दिन में तो हो ही जाता ठीक, फिर दोबारा करें। और यदि
ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो थोड़ा सा यार, एक जैसे बताया आपको, रात को सोते समय घी डाल लें, 4-5 बूंद इधर 4-5 बूंद इधर, दोनों नाक में डालें। और आप सूत्र को भी चिकना कर सकते हैं, उस पर भी घी लगा सकते हैं, ठीक है, उसको भी चिकना कर सकते हैं। रबड़ नीति को भी चिकना कर सकते हैं, उस पर कोई ऐसे घी लगा लीजिए, देसी घी, गाय का घी। तो और सूत्र नीति करने से पहले आपको अपने नाखून काट लेने चाहिए, क्योंकि गले से निकालेंगे ना तो गले में नाखून घायल कर सकते हैं आपके। तो बड़े नाखून वाले स्पेशली महिलाएं, फीमेल्स, उनके नाखून बड़े रहते हैं, उनको नाखून से प्यार भी होता है, नेल पॉलिश लगती है, ठीक है। और आजकल तो एक्स्ट्रा भी लगा लेते हैं फालतू में जाके पैसे खर्च करके कि 10 नाखून और लगा दो जी हमारे, ठीक है। एकदम पूरा ऐसे बन जाते हैं नरसिम्हा टाइप, ठीक है। अभी किसी को ऐसे चीरने वाले हैं, दिल चीर डालते हैं, ठीक है, किसी का भी, तो ऐसा हो जाता है। तो इसलिए उनको उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, नाखून एकदम 0 डिग्री रखने हैं इस टाइम पे। तो इसलिए नेति का में ध्यान रखना कि नाखून काट लें और घाव ना होने दें अपने ज़्यादातर। और सूत्र को गर्म पानी में धो के रखना है, नमक के पानी में धो सकते हैं, गर्म पानी में धो सकते हैं, जो सूत्र रहता है उसका, ठीक है। तो उसको धोना है अच्छे से, तो आप सूत्र नेति करें। इसी में नेति में ही आपका जल नेति आ जाता है, इसी में आपका रबड़ नेति भी आ जाता है, इसी में आपका बाकी नेतियां भी आ जाती हैं, सबका उल्लेख दिया गया है। लेकिन यहाँ जो श्लोक आता है वो सूत्र नेति से रिलेटेड ही आता है, क्योंकि परंपरा सूत्र नेति की ही थी ज़्यादातर। तो ये तो धीरे धीरे आप अपने हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं, ये है, समझ गए। तो ये सूत्र नेति हो गया आपका। अगली बार का आपका सूत्र नेति का अभ्यास रहेगा, नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तभी करवा दिया जाएगा आपको सूत्र नेति, ठीक है, ताकि पहले ही सेमेस्टर्स में ही आपको ज़्यादातर चीज़ें आनी शुरू हो जाएं, तो अभ्यास करते करते आप परिपक्व अवस्था में पहुंच जाएंगे। अब आता है त्राटक। त्राटक की जो विधि बताई गई है, निरीक्षेन्निश्चल दृशः सूक्ष्म लक्ष्यम समाहितः अश्रु संपात पर्यंतमाचार्य त्राटकम स्मृतम। बताया जाता है कि सबसे पहले किसी भी ध्यानात्मक आसन में स्थिर होकर बैठ जाना है। उसके पश्चात अपने से 2-3 फीट 4 फीट की दूरी तक कोई भी सूक्ष्म वस्तु, जैसे मोमबत्ती की लो हो गई, दीपक की लो हो गई, ठीक है, या कोई बिंदु हो गया, लगातार देखते रहें जब तक कि दोनों आंखों में आंसू ना आ जाएं। इसके बाद दोनों हाथों को रगड़कर आंखों पर लगाएं, कुछ देर आंखों को बंद करके आराम करें, उसके बाद फिर से इस क्रिया को दोहराएं। विद्वानों ने इसे क्या कहा है? त्राटक। करना शुरू किया आप लोगों ने? किस किस ने करना शुरू किया है? सर मैंने किया था। अच्छा, एक दिन किया, रोज करते हो? नहीं? हाँ सर कर रही हूँ। हाँ, करते रहो, बहुत बढ़िया है। कुछ कुछ मतलब कुछ अंतर पड़ रहा है जीवन में, मतलब फायदा कुछ हो रहा दिख रहा है, अनुभव? अभी तो सर नहीं, बस ये है, पहले डॉट डॉट दिखता था सर, अब हाँ। हल्की सी ना वो जैसे जोत जलती है ना, तो उस टाइप का दिख रहा है। हाँ, अभी देखते जाएंगे आपको आश्चर्यजनक चीजें दिखने शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो बाकी किसी ने शुरू नहीं किया है नाटक? करो, कोई ओम का ऑब्जेक्ट ले लो, कोई बिंदु ले लो, कोई मोमबत्ती ले लो। 5 मिनट का तो खेल है, 5 मिनट ही करना है, कोई ज़्यादा तो करना भी नहीं है आपको, और लगातार देखना है बस। और देखेंगे कि आपको आनंद आने लगेगा कि जो चीज़ आप आंख खोल के देख रहे हैं वो आंख बंद करके भी सेम दिख रही है, बल्कि उससे भी ज़्यादा अच्छी चीज़ें दिख रही हैं, ऐसा दिखने लगेगा। और कितना ज़्यादा आपका क्लिंजिंग तो होगी ही होगी, साथ में दिव्यता बढ़ेगी आपके अंदर, दिव्य दृष्टि बढ़ेगी पूरा, ठीक है। बाकी लाभ बता रहे हैं स्वामी स्वात्माराम जी, देखो कितने बड़े बड़े लाभ हैं, आप सुन के हैरान हो जाएंगे, ठीक है। क्या लाभ है? मोचनम नेत्र रोगानाम तंद्रादीनाम कपाटकम यत्न त्राटकम गोप्यम यथा हाट कपेटकम।
बताते हैं कि इसका नियमित अभ्यास करने वाले अब साधक को कभी भी नेत्र रोग नहीं होता है। नेत्र की जितनी बीमारियां होती हैं आंखों की, वो नहीं होती। इसका यदि आप नियमित अभ्यास करें तो कभी नहीं होगी। ये आपकी इंसोमिया को ख़त्म करता है। किसी को नींद की बीमारी हो उसको ख़त्म करता है। और रोशनी भी बढ़ती है आँखों की तेज़ी से, इससे आँखों की रोशनी बढ़ती है। लेकिन यदि आँखों में कोई प्रॉब्लम हो, दर्द हो, तो तब नहीं करना चाहिए ये। या आँखों की समस्या हो और दुखता हो तो तब नहीं करें। फिर थोड़ा थोड़ा अभ्यास करें, 30-30 सेकंड तक, फिर 45 सेकंड, 1 मिनट तक ऐसे लेके जाएं इसको आप, ठीक है। उस हिसाब से आप इसको करें तो आँखों की रोशनी बढ़ेगी। साधक को भूत और भविष्य देखने की शक्ति प्राप्त होगी, दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी। साधक त्रिकाल दृष्टा हो जाता है। वर्तमान में तो दिखता ही है, आगे क्या होने वाला है, पीछे क्या हो गया था, सब नजर आ जाता है। भूत भविष्य जान लेता है। इतनी ज्यादा क्षमता विकसित हो जाती है इससे। विद्वानों ने इसे स्वर्ण की पेटी के समान मूल्यवान बताया, इसलिए इसकी रक्षा करना अति आवश्यक है, ये बताया। इसकी मतलब सीक्रेसी है, ये सीक्रेट चीज है। इसलिए इसका अभ्यास हमको धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। और जो सामने वस्तु है उसकी एक उचित दूरी बनाकर रखनी चाहिए, और एक समान दूरी रखें, और एक लेवल पे रखें, आंखों के लेवल पे रखें, और ध्यानात्मक आसन में बैठें, और हल्के कपड़े पहने, और एक ही जगह पे यदि करेंगे तो और ज़्यादा लाभ होगा। मतलब सेम टाइम सेम जगह अगर हो गई तो और ज़्यादा लाभ होगा। ऐसे नहीं किसी भी टाइम किसी भी जगह कर लो, अलग अलग जगह बदल रहे हैं, वो नहीं करना है। ऐसी ध्यान भी नहीं करना, ऐसी ये त्राटक भी नहीं करना। तो अगर उस तरह से अभ्यास करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके अंदर बहुत जल्दी चीज़ें बदलाव शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका त्राटक, ये भी आप लोगों को करा चुके हैं, ठीक है। जल नीति होगी, रबड़ नीति हो गई, ठीक है, कपालभाति हो गई, और त्राटक भी हो ही गया, ठीक है। तो त्राटक समझ गए। अब है कपालभाति। भस्त्राव वल्लोकारस्य रेच पूरो संभ्रमो कपालभातिर्विख्याता कफदोक्ष विशोषणी। सबसे पहले किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठें, उसके पश्चात वेग से लोहार की धोकनी की तरह धोकनी से श्वास प्रश्वास रेचक पूरक करें, यही कपालभाति है। कपालभाति का अभ्यास करने से सारे जितने भी कफ के रोग हैं वो दूर हो जाते हैं। कफ से लगभग 20 रोग होते हैं मिनिमम, शरीर में 20 रोग समाप्त होते हैं। कफ बढ़ने पर कफ को तुरंत नासिका मार्ग से बाहर फेंकती है, कपाल प्रदेश का शोधन करती है, इसलिए कपालभाति कहते हैं ना। और कांतिवान बनाती है चेहरा, स्कल शाइनिंग इसको इंग्लिश में बोलते हैं, कपालभाति को स्कल शाइनिंग। ये पूरा कपाल आपका शाइनिंग करने लगता, कांतिवान हो जाता है, चेहरे पे चमक बढ़ जाती है, प्योरिटी आ जाती है। ब्लड प्योरिफिकेशन का भी काम करता है, ठीक है, शुद्धिकरण का ही काम करता है। तो आप देखेंगे कि आप कपालभाति से इतने ज़्यादा लाभ है। ये तो आपके यहाँ के लाभ हैं, आप सोचिए। लेकिन जो आपका पेट हिलता है, पेट की मसाज होती है, इंटरनल ऑर्गन्स ठीक होते हैं, ठीक है, एब्डोमेन की समस्या ठीक होती है, और इसमें जो थोड़े थोड़े वेरिएशन के साथ जो आप चीज़ें आपको बताई हैं, अभी तो और चीज़ें बताई नहीं है आपको, इसके अलावा भी इसमें वातक्रम कपालभाति भी 3 तरह की आपको बताए हैं। तो वातक्रम भी 2-3 तरह की होती है, जो बाद में कुछ और लोगों ने विकसित की है और भी ज़्यादा। तो इसलिए इसका बड़ा लाभ होता है। तो कपालभाति करते हुए क्या होता है, केवल नाक से ही सांस लेनी छोड़नी है। मतलब छुट तो अपने आप जाती है, मतलब सॉरी, एक्सेल तो अपन करना है जोर से, और इनहेल तो अपने आप हो जाता है। और इसमें क्या करते हैं, जैसे मैंने
आपको बताया भी था कि मुंह बना लेते हैं कुछ लोग, ऐसे नाक बना लेते हैं, ऐसे देखेंगे आप, मतलब ऐसा बढ़िया पिक्चर आपको मिलेगी। ठीक है, अगर फोटो लगा दें उसका, मान लिया होर्डिंग पे लगा दें कपाल भाती करते हुए ऐसे, तो आपको लगेगा ये कर क्या रहा है भाई साहब। ठीक है, नाक मुंह विकृत नहीं होना चाहिए, होठ सामान्य रहने चाहिए, बस नाक से तो छोड़नी सांस, कुछ और करना ही नहीं है। ठीक है, आंख बंद करके आराम से उस पर फोकस करके करें। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है, और प्रॉपर तरीके विधि अपनानी है, पेट को अंदर करके थोड़ा ऊपर की तरफ खींच के। ठीक है, उस तरह से आप करेंगे हर बार। और आपने देखा ही होगा कि 1 मिनट की भी आपको कितना भारी पड़ जाता है, 1 मिनट भी सबसे होती नहीं है। सोचिए फास्ट वाली जब कराते हैं तो मतलब लास्ट तक आते आते वो शक्ति ही नहीं रहती। सोचो, तो आप सोचो कि अगर 5 मिनट आप कर लें ऐसा, तो बर्फ में बैठ के भी कपालभाति कर सकते हो आप। ठीक है, बनियान टी शर्ट में ही, कोई दिक्कत नहीं, इतनी गर्मी बढ़ जाएगी आपके शरीर में। सोचिए, तो जब भी ठंड लगे अपना कर डालो 5 मिनट, 2 मिनट में ही आपके हाउस खराब हो जाते हैं। ठीक है, ट्रेडमिल पे भी नहीं चल पाए आप 1 मिनट, सोचो इंजन दौड़ जो कराई थी आपको, तो वो भी 1-1 मिनट वो भी भारी पड़ जाती है। तो कहा मतलब आप आधे आधे घंटे कोई ट्रेडमिल दौड़ता हो या हम 2 मिनट दौड़ा दें तो तब परेशानी हो जाती है। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे कि जो हाई बीपी वाले हैं, हार्ट की प्रॉब्लम वाले हैं, वो व्यक्ति इसका अभ्यास ना करें। जिस वक्त बीपी ना हो उस वक्त कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा, वो भी बहुत स्लो अपने एक प्रोसेस में। ठीक है, अदरवाइज नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए ये आप देखेंगे कि हठयोग प्रदीपिका में या किसी भी हठयोग के ग्रंथ में नेति, त्राटक, कपालभाति के बहुत सारे लाभ होते हैं, सावधानियां भी आपने समझ ली हैं। तो इसलिए आपको सारी विधि जो बताई हैं उसके अनुसार करना है, लेकिन शुरू में स्वयं ना करके संरक्षण में करें। जैसे आपने किया है तो वो चीज़ आपको यहाँ कराएंगे। कुछ बाहर से भी टीचर बुला लेंगे आपके लिए एक दिन। ठीक है, जब इस बार आओगे आप तो कोशिश करेंगे कि बाहर से भी टीचर बुलाएं आपको और कराएं, ताकि वो आपको डांट डपट के कराई दें। ठीक है, एग्जामिनर की इस बार ऐसी रिकमेंडेशन करेंगे कि भाई ऐसे ही एग्जामिनर है जो सारी क्रियाएं करा के देखें। ठीक है, सबसे। तो इसलिए इस बार यूनिवर्सिटी में बोल देंगे हम कि जी जो करा के देख के ऐसे ही भेजना। ठीक है, ये रहेगा। तो ये हो गया आपका षटकर्म। सारे षटकर्मों के बारे में आपने जान लिया। अब इन षटकर्मों में आपका कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकता है, फिर आगे की क्रिया शुरू करते हैं, आगे की क्लास शुरू करते हैं, जिसमें बंद मुद्रा के बारे में बताया जाएगा। त्राटक जब करेंगे तो सामने बिल्कुल खाली जगह होनी चाहिए या ऐसे कहीं भी कर सकते? नहीं, बताया था ना, एकदम प्लेन जगह होनी चाहिए, कुछ दिखे ना ऑब्जेक्ट आपको। जैसे दीवार पे रखे या जैसे आपने कैंडल वाला कराया? हाँ, कैंडल वाला कराया था, लेकिन हम सब ऑब्जेक्ट सामने थे, तो वो सिर्फ अभ्यास के लिए आपको कराया था। लेकिन आपको एकांत में करना है और एकदम आंखों के सामने सिर्फ कैंडल ही रहे, बाकी ऑब्जेक्ट ना रहे, अर्थात प्लेन एरिया रहे, वो खाली एरिया, कहीं पेंटिंग भी ना हो दीवार पे, कोई ऑब्जेक्ट ना हो, कोई सामान ना दिख रहा हो, कुछ ऐसी चीज़ ना दिख रही हो, तो ऐसे कर सकते हैं उसको। तो उससे आपको लाभ होगा, मतलब वही फायदा करेगा ज़्यादा। तो ऑब्जेक्ट दिखेंगे तो क्योंकि निगाह फिर ऑब्जेक्ट पे जाएगी ना, वहाँ तर डिस्टर्बेंस होती है, तो वो उतना लाभ नहीं मिलेगा। सिर्फ एक अर्जुन के तरह सिर्फ आंख दिखनी चाहिए। ठीक है, तो निशाना वहीं लगता है फिर आंख पे ही। तो हमको तो अर्जुन की तरह आंख देखनी है, ना कि पूरी मछली ना पेड़। समझ गए? तो इसलिए वो ऐसे करें त्राटक, अगर करना है तो। ठीक है, तो ये तो दिन में कभी भी कर सकते हैं ना त्राटक, या ये भी सुबह ही करना चाहिए? सुबह ही के सारे प्रोग्राम हैं ज़्यादातर, अच्छे योग को तो सुबह का साधा जाता है ज़्यादातर। ठीक है,
करने को तो कर सकते हैं, रात को ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं आप। ठीक है, रात को भी रहता है डिस्टर्ब है, मतलब क्या है, तो शोर भी आता है ना, दिन में तो बहुत शोर शराबा भी होता है, तो आपको साउंड भी नहीं आनी चाहिए ना बाहर की, तो उससे क्या होता है, इसलिए रात को करें ज़्यादा अच्छा रहेगा, सोने से पहले सर करें। मैं तो शाम को ही कर पा रही हूँ। हाँ तो शाम को अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये रहे कि बाहर का साउंड ज़्यादा ना आए। ठीक है, कोई आपको देख ना रहा हो। ठीक है, एकांत में रहें, नहीं तो डिस्टरबेंस होता है। तो इसलिए मतलब आपके अलावा कोई साधक आप हैं तो साधक साधना आप कर रहे हैं, तो आपकी साधना कैसी रहनी चाहिए, गुप्त रहनी चाहिए। समझिए ना, किसी को पता ना चले कि आप त्राटक कर रहे हैं, किसी को पता ना चले कि आप योग की क्रियाएं कर रहे हैं। जितना गुप्त रखेंगे उतना आपके अंदर सिद्धि आएगी। ठीक है, प्रचार करने से नहीं आती। जैसे योग में प्रचार हो गया तो सिद्धि गायब हो गई ना। योग का जितना प्रचार हुआ है और जिस जन जन तक पहुंच गया है, थोड़ा बहुत सबको स्वास्थ्य मिल रहा है, लेकिन योग का जो असली स्वरूप है वो गायब हो गया। योग की जो सिद्धि चीज है वो गायब हो गई है, अब बचा नहीं है। ठीक है, इसलिए ये ऐसा होता है। बाकी जो षटकर्म है उसके मुकाबले तो त्राटक में तो खाने पीने से कोई लेना देना नहीं है। हाँ चाहे नहीं, खाया हो, हाँ खा के तो करिए, आप आराम से खा लें, उसके 1-1.5 घंटे बाद करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि बैठ पाएँ आराम से आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो कर सकते हैं। ठीक है, तो करना तो शुरू करो थोड़ा थोड़ा, 5 मिनट की तो बात है, 5 मिनट तक शुरू करो, 2 मिनट से शुरू करो, 3 मिनट से शुरू करो। एक पहले से अरेंजमेंट रखोगे तो रोज का रोज आपको माचिस से तीली तो जला, मोमबत्ती तो जलानी है बस, और कुछ करना ही नहीं है। एकदम निर्वात जैसी जगह का निर्माण करो कि वहाँ हवा ना आए कहीं की भी। 2-3 फीट 3 फीट 4 फीट इसलिए रखा जाता है कि आपकी सांस की हवा से भी वो हिले ना। आपने एक चीज और बताई कि दीवार पे कोई निशान लगा लो, वैसे भी कर सकते हाँ बिल्कुल, अभ्यास शुरुआत में वैसे ही करना चाहिए, मतलब इनिशियल स्टेज पे हमको वही करना चाहिए। कैंडल बाद में लानी चाहिए या दिया बाद में लाना चाहिए, उससे ज़्यादा आपको फोकस बनाने में ज़्यादा लाभ मिलेगा और मतलब सुविधाजनक रहेगा। लेकिन दीवार एकदम प्लेन हो, और प्लेन दीवार पे एक डॉट हो नीला कलर का, जितना आप मान के चलिए बिंदी होती है ना, ये मोटी वाली बिंदी होती है लगाती हैं माताएं। ठीक है, थोड़ी सी चौड़ी बिंदी जो होती है, बहुत बड़ी नहीं, उतनी साइज का आप एक डॉट बना लें नीले कलर का, ब्लैक नहीं। ठीक है, ब्लू। ठीक है, क्योंकि हमारा ये थ्रोट चक्र और ये थोड़ा सा ब्लूइश ही होता है। सर ब्लू कलर की बिंदी जो लगा दे दीवार पे, किसी के दूसरे के माथे पे लगा लो और देखते रहो उसको बैठा के। बिंदी नहीं लगानी, इतना इजी नहीं करो, बनाओ अच्छे से नहीं तो बिंदी से तो कोई ना कोई निकल के आ जाएगा ना, सिंगार निकल के आ जाएगा आपके मन में। ठीक है, मेकअप की दुकान पे जाना पड़ेगा, फिर आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये है, आप षटकर्म समझ गए। सारे षटकर्मों में कोई ऐसा प्रश्न तो नहीं है, बाकी तो क्योंकि अभी शॉर्ट में बताया। हाँ तो जलनीति करते हुए, जैसे अभी जलनीति मैंने करी है, तो मेरे गले में पानी जाना है, तो मतलब मैं गलत कर रही हूँ कुछ? हाँ, सांस क्या ना, नाक से सांस ले लेते हैं बीच में ना, इसलिए चला जाता है गले में पानी, और यदि अच्छे से टेढ़े नहीं होंगे तब भी चला जाता है, तो उससे कोई ज़्यादा नुकसान नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, गला भी साफ हो जाता है। तो जैसे जलनीति के बाद ही हमें रबड़ नीति करनी चाहिए, मतलब जैसे 4-5 दिन हम जलनीति कर रहे हैं, उसके बाद हम रबड़ नीति करें? रबड़ नीति डायरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं। हाँ, फिर उसके बाद जलनीति कर लें, उसके बाद जलनीति करें। डायरेक्ट कर सकते हैं। एक दिन पहले बस तेल डाल लें या घी डाल लें नाक में। ठीक है, और वो ज़्यादा अच्छा रहता है। मतलब किसी ने जिंदगी में ना भी करी हो ना जलनीति, तब भी वो डायरेक्ट रबड़ नीति कर सकता है, सूत्र नीति कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जहाँ सांस आ रही है, जहाँ हवा आ रही जा रही है, वहाँ रबड़ भी चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, चिंता ना करो। तो नाक इतनी बड़ी होती है। ठीक है, कई बार खांसी दस्तक में चावल निकल आता है, सबको आवाज हुआ होगा, खाना निकल आता है नाक से। यहाँ तक कि जो हॉस्पिटल में जब खाना खिलाते हैं तो नाक से तो खिलाते हैं, नाक से तो पाइप डालते हैं, आपके नाक से तो पाइप डाल के पेट में पहुंचाते हैं। लिक्विड जब लिक्विड खिलाते हैं नाक से,
ठीक है। मुंह में क्यों नहीं डाल देते सीधा वो? मुंह से प्रॉब्लम हो सकती है, मुंह चलता रहता है ना, जीवान जो ये सब चीजें मुंह, यहाँ तो कोई एक्टिविटी नहीं होती, मुंह में एक्टिविटी होती है, बोलना होता है, तो बोल भी नहीं पाएगा। यहाँ से बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अगर आदमी बोलने वाला तो बोल नहीं पाएगा, इसलिए ऐसे करते हैं। पुस्तक में ऐसा लिखा होता है कि जो अभ्यास जो करते हैं शुरू में, जो स्थूल शरीर है जिनका, हाँ, तो वो पहले ये सारे षटकर्म करें और थोड़ा अपना हल्का करें शरीर को, उसके बाद आपका अच्छा होगा। स्थूल नहीं, भारी शरीर जिसका है, मतलब स्थूल तो सबका ही है, ठीक है। किसी का भारी शरीर है तो हाँ, इससे क्या है कि इससे षटकर्म से अपने आप ही हल्का हो जाता है, हल्का फील होना चाहिए, ठीक है। हाथी को भी अपना शरीर हल्का फील हो सकता है, फीलिंग हल्की होनी चाहिए। और ये कमजोर पतला आदमी भी यदि मल जमा हुआ है तो उसको भी भारी फील होगा, उसको भी भारी भारीपन लगेगा शरीर में, ठीक है। और कोई भारी आदमी होगा और उसकी मतलब प्योरिटी होगी, शुद्धता होगी, तो उसको भी शरीर हल्का लगेगा, अपना एनर्जी बढ़ जाएगी। जितना शरीर को हल्का फील होता है उतनी एनर्जी बढ़ती है। इसलिए गरिष्ठ भोजन खा के एनर्जी डाउन होती है और सात्विक भोजन खा के एनर्जी ऊपर चढ़ती है। स्पिरिचुअल एनर्जी काम करती है, फिर ज़्यादा शक्ति काम करती है आपके पीछे। इसलिए जब आप हल्का कम खाएंगे तो नींद भी कम आएगी, एनर्जी ज़्यादा रहेगी, फिर भूख भी अच्छी लगेगी आपको, सारी क्रियाएं ठीक होती हैं जब आप कम खाते हैं, भूख से कम खाते हैं और हल्का खाना खाते हैं, भोजन करते हैं। जिसने टाइट करके भर लिया पेट तो समझो उसका सब कुछ सिस्टम गड़बड़ होता ही है, और इस वहीं से हमारे पास मल आते हैं, और मल की शुद्धता के लिए हमको फिर ये काम करने पड़ते हैं। इसलिए हठ योग में शरीर हल्का हो जाएगा तो आपका मन करने लगेगा योग करने का, ध्यान करने का, भजन करने का। फिर आसन और प्राणायाम ज्यादा अच्छे होंगे अगर आपने षटकर्म से हल्का कर दिया। हाँ, इसलिए तो सुबह सब पहले षटकर्म कराए जाते हैं। हर की कोई भी क्लास शुरू करने से पहले षटकर्म ही कराए जाते हैं। कहीं भी जाएंगे आप किसी भी योग संस्थान में, पहले षटकर्म का ही प्रयोग किया जाता है, उसके बाद फिर आपको क्लास में ले जाते हैं, चाहे प्राणायाम कराएं, चाहे आसन कराएं, चाहे कुछ भी कराएं। आसनों वासनों के बाद षटकर्म नहीं कराता कोई भी, ठीक है, ये पहले कराते हैं। आप देखेंगे बिना जल नेति के, बिना रबड़ नेति के या बिना उसके आप करेंगे प्राणायाम तो आपकी नाक में कुछ ना कुछ ऐसा लगेगा कि कहीं अटक रही हैं चीज़ें। और जब आप जल नेति या रबड़ नेति करके करेंगे या सूत्र नेति करके करेंगे तो आप लगेगा तो बड़ा खुल गई है पूरी नाक। फर्क सामने देख सकते हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। आपने आभास भी किया होगा, महसूस भी किया होगा, फील किया होगा इस चीज़ को, ठीक है। मतलब जो चीज़ें लिखी हैं वो समझ में भी आ रही हैं आपको और फील भी हो रही होंगी, ठीक है। तो शुरू करें अंताक्षरी। तो अंतराक्षरी में है बंध मुद्रा, मुद्रा और बंध के बारे में हम यहाँ सीखेंगे थोड़ा थोड़ा, जो हठयोग प्रदीपिका में है। तो जो मुद्राएं हैं और एक विशेष स्थिति होती है जिसमें मन को चेतन करने के लिए और मस्तिष्क को चेतन करने के लिए, कुंडलिनी जागरण के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, और साधक अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है इन मुद्राओं से, इन बंधों से। और इसलिए इन बंध को और मुद्राओं को बोला जाता है कि इसको जैसे सोने की वो होती है ना, आपके पास सबके पास रहता है ना, तिजोरी रहती है, ठीक है, या अब तो लॉकर रखने लगे हैं बैंकों में, उसका पता नहीं देते किसी को, चुपचाप छिपा कर रखते हैं, ठीक है। तो जैसे छिपा कर रखते हैं ना सोने का, मेरे पास इतने ज्वेलरी है, मेरे पास इतना है, तो बैंकों में रख देते हैं, उसका किराया भी देते हैं ताकि किसी को पता ही ना चले, ठीक है। तो ऐसे छिपा कर रखनी चाहिए ये मुद्राएं, ये जो बंध हैं और जो ये आपके ध्यान की स्थिति है, ये आपको गुप्त रखनी चाहिए। पहले जैसे बताया आपको त्राटक कर रहे हैं, किसी को पता ना चले। आप ऐसी जगह ऐसा टाइम चुने, ऐसी जगह चुने कि कोई आपको देखे ना, कोई आपसे उसके बारे में पूछे ना, ठीक है। आपका और गुरु का संबंध हो, गुरु को बताओ और गुरु से पूछो, जो भी अनुभव होते हैं फिर वो चीज़ें आपको उतनी रखनी है, तो गुप्त रखना है।
तो इसी तरह से उल्लेख किया गया है शास्त्रों में कि इन साधनाओं को सोने की पिटारी की तरह, सोने के बॉक्स की तरह एकदम गुप्त रखना चाहिए। तो आजकल तो आप देखेंगे मुद्राओं पर बहुत ज़्यादा शोध हुए हैं, और वो शोध जो हुए हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी हुए हैं और बहुत ज़्यादा उपयोगी भी सिद्ध हुए हैं, क्योंकि शास्त्रों में तो लिखा ही है। वो तो जो हमारे ऋषि मुनि रहे उन्होंने तो शोध कर करके, मतलब वो पूरा पीएचडी के भी पीएचडी वाले लोग होते थे। वो तो अपने अनुभव और प्रयोग कर जो भी सिद्धांत होते थे वो अपने पे प्रयोग करते थे। प्रयोग करना सबसे बड़ी बात है, ठीक है। आप प्रयोग करके देखिए, जीवन को प्रयोगशाला बनाइए, अपना ही जीवन को आप अपनी प्रयोगशाला बनाइए, ठीक है। तो आपको अनुभव होगा कि हाँ ये चीज़ें होती हैं, कैसे होती हैं। तो मुद्राओं का संबंध जो है वो फिजिकल बॉडी से तो है ही, लेकिन आपके सूक्ष्म शरीर से भी है और आपके मन से भी है, क्योंकि शरीर पे तो प्रभाव डालते ही हैं, स्वास्थ्य को तो ठीक करते ही हैं ये चीज़ें, साथ में ही ये इनके छोटे छोटे प्रभाव, जो सूक्ष्म प्रभाव होते हैं, बारीक प्रभाव जो होते हैं, वो मन पर पड़ते हैं। मुद्राओं की सिद्धि होने पर साधक जो है वो कैवल्य की प्राप्ति कर लेता है। मुद्राओं से इतनी ज़्यादा हमको बात, मतलब सिद्धि मिलती है। तो यहाँ मुद्रा हो गई, बंध समझ लीजिए। बंध तो स्पेशली क्या आता है, ये एक छोटा ही टॉपिक है बंध का, तो इतना बड़ा, क्योंकि बंध आपको पता ही है कितने बंध होते हैं। तो योग अभ्यास में ये एक छोटा लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है योगाभ्यास का, और ये अंदर के शरीर की प्रक्रिया है, आंतरिक अंत शारीरिक प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है। इनर प्रोसेस है, इनर फिजिकल प्रोसेस है, इनर बॉडी प्रोसेस है। और इसके अभ्यास से कोई भी व्यक्ति, साधक, शरीर के अपने अलग अलग अंगों और नाड़ियों को नियंत्रित कर लेता है, उसको नियंत्रित करने में समर्थ हो जाता है, अर्थात तो अपने अनुशासन में ले आता है। बंध से आपके इंटरनल बॉडी के पार्ट और अंग आपके नियंत्रण में हो जाते हैं, नाड़ियां नियंत्रण में हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए बंध बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब यही होता है, बंध का मतलब है तो बांधना या नियंत्रित करना। बंध बंधने धातु में धन्य प्रत्यय लगता है, तब बंध शब्द बनता है, यदि हम ग्रामर के हिसाब से सोचे तो बांधना या नियंत्रित करना इसका मतलब होता है बंध का, जिसमें एक स्पेसिफिक प्रक्रिया को अपनाया जाता है, विशेष प्रक्रिया को अपनाया जाता है। उसके द्वारा शरीर में, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, फोन बंद होने वाला था इसलिए चार्जिंग पे लगा दिया है, जिससे वीडियो बन रहा है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे शरीर के अंदर एक स्पेसिफिक आपके अंदर ऐसी शक्ति आती है कि आप उसको नियंत्रित कर सकते हैं, अनुशासित कर सकते हैं अपने शरीर के अंगों को, ठीक है। और नियंत्रित कर लेते हैं तो फिर उन अंगों को आप साधना में लगा लेते हैं। तो ऐसी क्रिया करने को हम बंध कहते हैं। बंध का मतलब ये होता है बंद करना, बांधना, बद्ध करना। जैसे लॉक लगा देते हैं, ताला, लॉक, इसलिए इंग्लिश में इसको लॉक बोलते हैं, जालंधर लॉक, नेक लॉक, ठीक है, इस तरह से। तो ताला लगा देना, तो शरीर के अलग अलग अंगों में, स्पेशली नाड़ियों में जो जाल फैला रहता है, ठीक है, उसको सिकोड़ दिया जाता है, अंकुचित किया जाता है, और शरीर के जो बाकी अलग अलग अंगों में धीरे से अपने उस शक्ति पूर्वक संकुचन को और कड़ा किया जाता है, और टाइट किया जाता है। इससे क्या होता है, आंतरिक अंगों की मालिश भी होती है। तो योग के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो बंध का जो प्रयोग है वो हम ज्यादातर कब करते हैं, प्राणायाम के समय। और साथ में ही प्राणायाम आपका
कंप्लीट तभी होता है जब आप बंध का प्रयोग करने लगते हैं। अर्थात आपका उच्च स्तर प्राणायाम में कब होगा? जब बंध का प्रयोग करने लगेंगे आप। तो ये बहुत आवश्यक है, अति आवश्यक होता है, बंध का प्रयोग करें आप प्राणायाम में, तो उस लेवल तक पहुंचना है। तो इसलिए इसके द्वारा हम क्या करते हैं? प्राण को भी नियंत्रित कर लेते हैं, ठीक है। और प्राण को नियंत्रित करके उसको अपनी इच्छा के हिसाब से भेजा जा सकता है कहीं भी, और कहीं से रोका जा सकता है, ठीक है। इसलिए जहां प्राण पहुंचेगा उसी अंग पर उसका प्रभाव होगा। इसलिए बंध का प्रयोग करके हम क्या करते हैं? प्राण को नियंत्रित करके उसको अपने इच्छित स्थान पर ले जाने में हम काबिल हो जाते हैं, वो संभव हो जाता है। हमको सपोज अपने मस्तिष्क में प्राण को ले जाना, प्राण एनर्जी को ले जाना है, तो हम बंध के द्वारा हम उसका प्रयोग करके अपने उस नियंत्रित करके वहां ले जा सकते हैं। प्राण को किसी भी शरीर की किसी भी दिशा में बहा सकते हैं, ले जा सकते हैं, कंट्रोल हो जाता है। ये सूक्ष्मता तब आती है आपको जब इसका आप लगातार अभ्यास करते हैं और अपने में स्थित होने लगते हैं। तो आपको जैसे भ्रमरी प्राणायाम है, भ्रमरी प्राणायाम से आपको जैसी आप जब आपको धीरे धीरे वो प्राप्त होगी, उसकी सिद्धि प्राप्त होगी, तो आपको लगेगा कि आपको कहाँ कहाँ ब्लड जा रहा है पूरे शरीर में, और कौन कौन सा रास्ता है, उसकी आवाज कैसी है, वो सब आपको पहचान में आ जाएगी। कहाँ फ्लो ठीक हो रहा है, कहाँ फ्लो गड़बड़ हो रहा है, कहाँ अटक के जा रही है ब्लड, कहाँ, ये सब आपको खुद ही पता चलेगा। मतलब आप खुद में ही एक पैथोलॉजी लैब बन जाएंगे। सोचिए, अब जो ऋषि मुनियों के पास तो उस वक्त कौन सा पैथोलॉजी लैब थी कि उन्होंने बता दिया कि ये नाड़ी यहां से जाती है। अब संघ प्रक्षालन की बात मान लीजिए, नाक की बात मान लीजिए, जल नेति रबड़ नेति की बात मान लीजिए, उनको भी आप लगेंगे ये तो आज की चीज तो है नहीं, ये तो योग में बहुत पहले से है, ऋषि मुनि करते थे पहले से ही, उनको बस्ती का पता था, उनको यहाँ तक कि जो आपका जो ब्लेडर होता है टॉयलेट का, उसको भी टॉयलेट के रास्ते से वो पानी खींच के ऊपर और उसको भी धुलाई कर लेते थे वो लोग, ठीक है। जो आजकल तो मेडिकल में भी उसको बहुत मुश्किल होता है। तो इतनी सारी साइंस कहाँ से आई उनके पास? वो देख लेते थे सब चीजें, वो प्रत्यक्ष देख लेते थे, वो सब सुन लेते थे अंदर जाके। तो इसलिए इतनी चीजें हमको प्राप्त हो सकती है। और ये जो बताया है बंध के द्वारा पूरा जाल आप समझ जाएंगे, शरीर में कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें चल रही हैं। तो इससे हम ये प्राप्त कर सकते हैं और प्राण को अपनी जगह पर भेजा जा सकता है और उसका प्रभाव उस अंग पर हम डाल सकते हैं। इसलिए ये कहा जाता है कि शरीर के अंगों को संकुचित करके प्राण को नियंत्रित करने के लिए जिन वृत्तियों का या वृत्तियों को अंतर्मुख करने के लिए जिस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है उसका नाम बंध है। समझिए नहीं? तो शरीर के अंगों को संकुचित करके प्राण को नियंत्रित करने के लिए जिन भी वृत्तियों को अंतर्मुख करने की प्रक्रिया की जाती है वही बंध है। इससे आपके इंटरनल ऑर्गन, आंतरिक अंग, स्नायु अर्थात नर्वस सिस्टम स्वस्थ बनता है और क्रियाशील होता है। और बंध बेसिकली है तो शारीरिक अभ्यास, लेकिन इसकी शक्ति आध्यात्मिक होती है। अभ्यास शारीरिक है और इससे शक्ति मिलती है आध्यात्मिक। आपका नर्वस सिस्टम बढ़िया हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो ये प्राणायाम के साथ करना बहुत ही जरूरी है। इसलिए जब बढ़ेंगे आगे आप नाड़ी शोधन में, अभी तक हमने बंद वाले प्राणायाम अभी नहीं डाला, उसमें अभी टाइम ही नहीं मिला, तो अभी बनाएंगे 1-2 दिन में वीडियो, 2-4 दिन में। अभी तो 2-3 दिन हो सकता है मुझे गायब रहना पड़े, तो उसके बाद फिर आपकी क्लास करेंगे, तब आके बनाएंगे, कहीं जाना होगा, ठीक है, हम बता देंगे आपको। तो इसलिए ये है, ये हो गया बंध, ठीक है। इनका विस्तार से चर्चा करेंगे, लिखा है सब हठ योग प्रदीपिका में, आप खुद भी इसका अभ्यास करेंगे, इनको समझेंगे। तो आगे है आपका मुद्रा को और थोड़ा समय लेते हैं। योग की किताबों में या हठ योग में और अन्य आध्यात्मिक किताबों में आपको मुद्राओं का
या मुद्रा शब्द का हर जगह उल्लेख मिलेगा। और हठ योग में मुद्राओं का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, मुद्रा का जो ज्ञान है, सबसे पहले भगवान शिव जी ने दिया किसको? अपनी प्रथम शिष्या। उनकी प्रथम शिष्या कौन थी? माता पार्वती। भगवान शिव ने मुद्राओं का ज्ञान पार्वती जी को दिया और मुद्रा शब्द को बड़े ही महत्वपूर्ण माना गया। मोदन्ते हस्यन्ति यया सा मुद्रा यंत्रिता स्वर्णादि धातु मयावा। अर्थात जिसके द्वारा सभी व्यक्ति प्रसन्न होते हैं वह मुद्रा है। जैसे स्वर्ण जैसी चीजें बहुमूल्य धातु प्राप्त करने से सभी व्यक्ति प्रसन्न होते हैं। ठीक है, मतलब जल्दी से ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जब आप यदि उसको बोलोगे लो भाई मेरी तरफ से एक एक सोने की चैन लो। ठीक है, एकदम 22 कैरेट है, हॉलमार्क है, एकदम अभी नई नई बन के आई है, बिल्कुल प्योर। तो 99.99999% अगर कोई साधु संत ऐसा समझता होगा अपने आप को कि भाई हाँ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी को वही नॉर्मल रह सकता, अदरवाइज सब क्या होंगे? प्रसन्न होते हैं। ऐसे ही मुद्रा से सभी व्यक्ति प्रसन्न होते हैं और उसी तरह से प्रसन्न होते हैं जैसे कुछ खजाना मिल गया हो, कुछ बहुमूल्य चीज मिल गई हो। मुद हर्षे धातु में आया है, इसलिए इसको मुद्रा कहा गया है। ठीक है, मुद्रा शब्द की उत्पत्ति यहीं से हुई है, जिसका अर्थ होता है प्रसन्नता को प्रदान करने वाली स्थिति। मुद्रा क्या करती है? प्रसन्नता प्रदान करती है। तो प्रसन्नता को प्रदान करने वाली जो शारीरिक स्थिति होती है, किसी हाथ की, पैर की, आंख की, नाक की, मुंह की जो स्थिति होती है उसको हम मुद्रा कहते हैं। तो वैसे तो मुद्रा के बहुत सारे अर्थ होते हैं, जैसे मोहर भी मुद्रा होती है, छाप भी मुद्रा होती है। ठीक है, नामांकित अंगूठी भी मुद्रा होती है। जैसे हनुमान जी राम जी की अंगूठी देने गए तो उसको मुद्रा बोला गया है। ठीक है, प्रतिभा चिन्ह मुद्रा होती है, रुपया भी मुद्रा होती है, पदक भी मुद्रा होती है। तो ऐसे हाथ या मुख की भी मुद्रा होती है, नृत्य की भी मुद्रा होती है। तो मुद्रा तो मतलब शब्द बहुत जगह प्रयोग होता है। ठीक है, तो इसलिए योग के विषय में आप देखेंगे मुद्रा शब्द को रहस्य और अंगों की एक विशिष्ट स्थिति के अर्थ में लिया गया है। मुद्रा को योग में जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो एक ये क्या है? रहस्य में शब्द है, रहस्य में स्थिति है और बहुत सारे अंगों की अलग अलग स्थिति, विशेष स्थिति इसको माना जाता है। तो हठ योग के ग्रंथों में इसकी भी बहुत ज्यादा चर्चा की गई है। तो ये एक क्या है? ये मुद्राएं क्या है? उच्च अभ्यास में आती हैं, इसलिए इनको हमेशा गुरु के निर्देशन में ही करना चाहिए, या जब सीख लें गुरु से तो ही करना चाहिए। कुंडलिनी शक्ति में जगाने में ये बड़ी महत्वपूर्ण होती है। कुंडलिनी जागरण में मुद्राओं का अभ्यास बहुत ही लाभकारी होता है, इसलिए ये अभ्यास आसन और प्राणायामों के अभ्यास से अधिक शक्तिशाली माना जाता है। ये रहस्य में बात है, इसलिए ये बताया जाता है कि ये जो मुद्राएं हैं देवताओं के लिए भी दुर्लभ बताई गई है। गोपनीय होने के कारण इनको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, इसलिए ये रहस्य है, रहस्य रखना ही इसको उचित है, सबको नहीं दिया जा सकता ये चीज। इसलिए तो पूरा योग ही रहस्य में है, गुप्त रखने की चीज है, इसलिए आज तक नहीं दिया गया था। लेकिन लोगों का स्वास्थ्य इतना बिगड़ने लगा था तो बाबा रामदेव ने इसको थोड़ा पहुंचा दिया जन जन तक। ठीक है, उन्हीं का काम है ये। फिर इतना पॉपुलर हुआ, अब तो इतना पॉपुलर हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते, बहुत सारी चीजें और आने लगी हैं योग में। तो ये इसलिए बहुत ज्यादा लोग अब योग को सीखने लगे हैं। जिन्होंने सब चीजें, जो डॉक्टर हैं वो भी योग सीख रहे हैं,
जिन्होंने एमए कर लिया वो भी योग सीख रहे हैं, सभी योग सीख रहे हैं। तो कम से कम उनमें से कुछ ऐसे निकलेंगे भाई वो स्वयं का कल्याण कर सकते हैं, लोगों का कल्याण कर सकते हैं। वो कब किसकी क्या चीजें हों, किसके लिए कौन बना है, वो सब आप समझ सकते हैं। तो इसलिए आसन और प्राणायाम के साथ बंधों का प्रयोग किया जाता है। विशिष्ट स्थिति में बैठकर और मुद्रा का अभ्यास किया जाता है। इसमें अंगों की एक विशेष स्थिति का रूप लिया जाता है, जिसमें हाथ भी हो सकते हैं, मुंह की विशेष स्थिति होती है, कुछ भी उसमें सम्मिलित किया जा सकता है। जैसे जानु शीर्षासन में बैठकर प्राणायाम या कुंभक और बंधों का प्रयोग करके महामुद्रा का अभ्यास किया जा सकता है या किया जाता है। ठीक है, इसलिए मुद्रा बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुमूल्य साधन है, जो कुंडलिनी शक्ति के जागरण में साधक को अपने लक्ष्य तक पहुंचाती है। इसलिए इसको स्वर्ण या धन या रुपये के भाव भी इसमें निहित होता है। क्यों? क्योंकि बहुमूल्य है, इसलिए इसको उसमें मतलब काउंट किया जाता है महत्वपूर्ण पार्ट में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुमूल्य, कीमती है। तो मुद्रा को परिभाषित करते हुए ये कहा जाता है शास्त्रों में, जब इसकी बोला जाता है, क्या इसकी परिभाषा दी गई है कई जगहों पे, तो इसके विषय में बताया गया है कि आसन प्राणायाम की सम्मिलित विशिष्ट स्थिति जिसके द्वारा हम कुंडलिनी का जागरण संभव कर पाए, वह मुद्रा कहलाती है। या चित्त को प्रकट करने वाले विशेष भाव को मुद्रा कहते हैं। ठीक है, आप देखेंगे कि उच्च श्रेणी के जो डांस होते हैं ना, नृत्य होते हैं, जैसे भरतनाट्यम होता है, कथक होता है, कथकली होता है। ठीक है, कथक कहाँ का डांस है? किस राज्य का डांस है कथक? यूपी का। यूपी का। और कथकली? आंध्र प्रदेश का। जब आंध्र प्रदेश कथकली होगा तो भरतनाट्यम कहाँ का होगा? भरतनाट्यम तमिलनाडु, तमिलनाडु का। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। भरतनाट्यम आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, भरतनाट्यम आंध्र प्रदेश में आता है, भरतनाट्यम आंध्र प्रदेश में। कथकली केरल में है, कथकली केरल का है। ठीक है, ज्यादा तो तमिल वाले कर रहे होते हैं भरतनाट्यम। तो पड़ोसी है ना, कोई दिक्कत नहीं, करने दो। उन्होंने ज्यादा अपना लिया। चेक कर लो, इंटरनेट तो आपके सामने ही है, कहीं ना कहीं मिल जाएगा, गूगल में डालो, सबको बता दो, हमको भी बता दो, हमको भी जानकारी हो जाएगी भरतनाट्यम किस राज्य का है। ठीक है, तमिलनाडु ही आ रहा है गूगल में, तो तमिलनाडु ही आ रहा है, फिर तमिलनाडु ही होगा भाई। आंध्र प्रदेश भी सुना था हमने वैसे कहीं। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है। अच्छा हाँ, कुचिपुड़ी, समझ गया। ठीक है, हाँ ठीक है, करेक्ट हो गया। तो भरतनाट्यम कहाँ का हुआ? तमिलनाडु का। और तो इनमें भी क्या है, इन डांस में भी मुद्रा होती है हाथों की, आप देखेंगे तो कुछ भी किसी को, जैसे हेमा मालिनी है, हेमा मालिनी को आप डांस करते हुए देखेंगे तो उसकी हाथों की मुद्राओं को देखेंगे। आजकल तो डांस ऊट पटांग चल रहे हैं ना, वो कोई डांस नहीं करता। ठीक है, आजकल तो पता नहीं क्या, जैसे भूत चिपट गया हो ना, ऐसे डांस होते हैं फिल्मों में भी। किसी को भूत ही चिपट जाता है, ऐसे तो जिनको भूत चिपटा हुआ रहता है वो कर लेते हैं इतना तो। ठीक है, डांस तो आजकल होता है, डांस देखेंगे आप पुराने कुछ लोगों का। ठीक है, या कुछ जो अभी भी सीख रहे हैं, भरतनाट्यम सीख रहे हैं, कथकली सीख रहे हैं, कथक जिनका है, जैसे कंतारा मूवी आई है, उसमें देखो डांस। ठीक है, तो अभी वो सेकंड आने वाली है, तो क्या उसमें वो दिखाया है। और साउथ में, केरल में आप देखेंगे तो वो डांस की मुद्राएं होती हैं। आजकल के डांस की तो कोई मुद्रा ही नहीं है। ठीक है, तो मुद्रा भी अलग अलग पार्ट से होने लगी है, ऊट पटांग सी, तो वो भी वल्गरिटी आ गई है, उसमें भी डांस नहीं रहा। ऐसे ततैया ने काट लिया, तो कई डांस तो ऐसे ततैया चिपटा दिया किसी को, ऐसे कई डांस हैं आप देखने को मिलेंगे आपको, कई
बॉलीवुड के सॉन्ग्स में। तो इसलिए भारत के जो उच्च श्रेणी के नृत्य होते हैं उनमें मुद्राओं की, हाथों की विशेष व्यवस्था होती है, जो और चेहरे की भी, जो क्या करती है, आंतरिक भावों को और संवेदनाओं को व्यक्त करती है। आपका मतलब डांस से ही, जैसे देखा ना, वो पूरा मेकअप करके वो डांस करते हैं, केरल में होता है और कई और जगह होता है, तो फेस से ही, फेस की मुद्राओं से ही पता चल जाता है कि गुस्से में है, प्रसन्न मुद्रा में है, आशीर्वाद की मुद्रा में है, या रौद्र रूप है, या कोई सा रूप है। मुद्राओं से, इन्हीं से पता चल जाता है। तो ये सब मुद्राएं हैं, संवेदनशीलता दिखाती है, आंतरिक भावों को प्रकट करती है। तो इस तरह से बहुत सारी मुद्राएं हैं, जैसे योनि मुद्रा है, चिन्ह मुद्रा है, ज्ञान मुद्रा है, ये बहुत सारी हाथों की विशेष स्थितियां हैं। तो इसलिए जैसे नृत्य में ये आंतरिक भावों को प्रकट करती हैं, ऐसे ही ये साधक के आध्यात्मिक भावों का संकेत करती है। मुद्राएं जो योग में प्रयोग होती हैं वो आध्यात्मिक भाव को प्रकट करती हैं। वहां अंतरंग भावों को प्रकट करती हैं, शरीर के और मन के और संवेदनशीलता को प्रकट करती हैं। यहाँ आध्यात्मिक भाव को प्रकट करती हैं वो मुद्राएं। तो इसलिए आसन और प्राणायाम की अपेक्षा ये अभ्यास, मुद्रा जो है, मुद्रा का अभ्यास साथ में यदि जोड़ेंगे, आसन और प्राणायाम में मुद्रा का अभ्यास जोड़ेंगे तो क्या होगा, शीघ्र फल प्रदान करने वाला स्थिति हो जाएगी। तो इसलिए मुद्राओं के अभ्यास से साधक सूक्ष्म शरीर और जो अपनी शरीर की प्राण शक्ति है और जो इनवॉलेंटरी सिस्टम है आपके शरीर का, उस पर नियंत्रण कर पा लेता है। और इससे क्या होता है, मनुष्य की वृत्तियां अंतर्मुखी हो जाती हैं। ठीक है, जो प्रत्याहार की स्थिति प्राप्त हो जाती है उसको प्राप्त कर लेते हैं, और साधक को फिर साधना में सफलता प्राप्त होती है। इसलिए साधक अपने प्राण में कोश और मनोमय कोश को स्वच्छ और निर्मल बना लेता है इससे, जिससे चित्त एकाग्र हो जाता है और कुंडलिनी जागरण और समाधि की स्थिति प्राप्त हो जाती है। तो इसलिए यदि हम इसके कुछ उद्देश्यों की भी यदि चर्चा करें कि क्या इसके उद्देश्य, तो यही है, आप समझ ही सकते हैं, हमको साधना का ऊंचा लेवल प्राप्त करना है। सारे योग शास्त्रों में जिन मुद्राओं का और बंधों का वर्णन किया गया है वो सब किस पे काम करते हैं, आपके तंत्रिका तंत्र पर, संवेदनाओं पर और उत्तेजनाओं पर काम करते हैं। उत्तेजनाओं को शांत करते हैं, संवेदनशीलता को स्थिर करते हैं, संयमित करते हैं, उसमें सहायक सिद्ध होते हैं। तो हठ योग में मुद्रा और बंधों का जो काम है वो साधक को साधना के पथ पर आगे ले जाना है, उस पर आगे बढ़ाना है, जिससे क्या होगा, कुंडलिनी जागरण हो जाती है। तो इन मुद्राओं और बंधों के अभ्यास से कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, और यही हठ योगियों का मुख्य उद्देश्य होता है। क्योंकि कुंडलिनी में आपको पता है, हठ योग का जो परिभाषा शुरू में बताई थी आपको, वो यही तो थी कि हमको अपनी सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करते हुए ऊपर तक जो कुंडलिनी है वो नीचे से शक्ति जो है, कुंडलिनी शक्ति धीरे धीरे ऊपर जाएगी चक्रों का भेदन करते हुए, और यहाँ शिव से मिल जाएगी। ठीक है, तो वही स्थिति को प्राप्त करते हैं हठ योगी, उसको चाहते हैं करना। तो इसलिए आप इससे अपने जो है इंटरनल जो ग्लैंड्स हैं आपकी, जो अंतस्रावी ग्रंथियां जिनको बोलते हैं, ठीक है, ग्लैंड्स जिनको बोलते हैं, प्राण शक्ति जिसको आगे बोलते हैं, प्राण शक्ति को और ग्लैंड्स को, इनको नियंत्रित कर लेता है मनुष्य साधक, और अपने हिसाब से उस शक्ति का प्रयोग करता है। इसलिए इससे शरीर में संतुलन पैदा होता है, मानसिक दृढ़ता आती है, सुदृढ़ता आती है, मानसिक संतुलन पैदा होता है, और मुद्रा के अभ्यास से स्थिरता, दृढ़ता और स्थिरता, स्टिलनेस आती है आपके अंदर। इसलिए कहा जाता है, गहन संहिता में बोला गया है इसके बारे में, तो मुद्रा स्थिरता चैव, मुद्रा स्थिरता लाती है। तो इसलिए जो आपका नर्वस सिस्टम है उसमें आप अपने हिसाब से भी ऊर्जा को इधर उधर ले जा सकते हैं और स्थिर भाव प्राप्त कर सकते हैं। तो यही भाव जो है, स्थिरता का जो भाव है, वो
साधक को साधना के पथ पर आगे करता है, क्योंकि इससे दोनों में, शरीर में और मन में, शारीरिक स्थिति पे और मानसिक स्थिति पे संतुलन प्राप्त होता है, स्थिरता प्राप्त होती है और इंद्रियों में स्थिरता आती है और मनुष्य अंतर्मुखी हो जाता है। इसलिए इन मुद्राओं का अभ्यास जो है वो तंत्रिका तंत्र के द्वारा मस्तिष्क को जो संदेश भेजे जाते हैं उसकी चेतना को जागृत करने में सफल हो जाते हैं और बंद से और तक शक्ति आ जाती है उसमें, बंद और पावरफुल बना देते हैं और प्रभावित करते हैं उसको। जो गले पे आप बंद लगाते हैं, जालंधर बंद, उधर पे लगाते हैं, उधर पे कौन सा बंद लगाते हैं, उधर में उड्डयन बंद, और गुदा द्वार पर कौन सा बंद लगाते हैं, मूल बंद। तो ऐसे बंद को लगा के ऊर्ध्व, अधो और मध्य मार्ग बंद हो जाते हैं और प्राण का सुषुम्ना में गमन होने लगता है। और जब प्राण का सुषुम्ना में गमन होने लगता है तो क्या होता है, फिर कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, प्राण पर नियंत्रण स्थापित हो जाता है और फिर ये एक इम्पोर्टेंट बात जीवन में आ जाती है कि आपको साधना बहुत जल्दी प्राप्त हो जाती है और जो स्थिति है वो जल्दी प्राप्त हो जाती है। तो मनुष्य मुद्राओं से, बंध से बाह्य वृत्ति को समाप्त कर देता है और अंतर्वृत्ति को जागृत कर लेता है, अर्थात संसार से विमुख होकर साधना पथ पर आगे बढ़ता है, एकाग्रचित हो जाता है। उसका ऐसा हो जाता, कोलानंद जी भी कहते हैं कि मुद्रा और बंध हठ योग की खास विशेषताएं हैं, इसलिए हमको इनका अभ्यास बड़ी सावधानी से, गुप्त रूप से करना चाहिए और हमारे जीवन पर यह बहुत ज्यादा सकारात्मक प्रभाव डालता है, ये देखा गया है। ठीक है, तो इतना मुद्रा के बारे में समझ लीजिए। इससे मल की मात्रा भी कम होती है आपके शरीर में। तो मुझे लग रहा है टाइम भी हो गया, 1 घंटा का रिकॉर्डिंग भी हो गई है। तो इसमें आप कोई प्रश्न पूछ सकते हैं तो आप पूछें, बाद में कल नेक्स्ट क्लास में आप इसका और इम्पोर्टेंस बताएंगे, मुद्रा और बंध की बारे में, फिर आगे की चर्चा की जाएगी। मतलब पहले तो इसकी इम्पोर्टेंस बता रहे ना, उसके बाद इनका वर्णन करेंगे कि क्या क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, क्या इनके लाभ होते हैं। तो ये आपको इसका इम्पोर्टेंस बता के फिर अगले उसमें आपको इसका बारे में बताएंगे, कौन कौन से मुद्राएं हैं, कौन से बंध हैं, ये सारी चीजें पता तो है, बता तो रखे ही आपको, फिर भी और चीजें आपको एक्सप्लेन कर दी जाएंगी। चलिए, ये जालंधर बंद में जैसे नाड़ी शोधन में करते हैं, हाँ, तो कुंभक लगा के, हाँ, तो उसमें बाह्य कुंभक में काफी दिक्कत आ रही है। बाह्य कुंभक नहीं हो रहा है,